स्टार्ट करें। कल हम लोग कहाँ तक देखे थे? नहीं, कल हम लोग देखे थे कन्फेडरल, फेडरल और यूनिटरी। थोड़ा बहुत हम लोग संसदीय प्रणाली भी देखे थे और अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के लेवल पे जाने थे। ठीक है, आज हम लोग जरा सा ये देखेंगे कि आखिर फेडरल और कॉन्फेडरल यानी कि कॉन्फेडरल और फेडरल के बीच आखिर दोनों के बीच विशेषता क्या है। कुछ तो खास बात होगी ऐसी, है ना। तो इन दोनों में क्या चीज़ सिमिलैरिटीज है, क्या चीज़ बेनिफिट्स वाले क्या चीज़ है और क्या चीज़ लॉसेस है। मतलब अगर ये सिस्टम कहीं पर चल रहा है, उस सिस्टम के कुछ अपने फायदे हैं, कुछ उसके क्या है नुकसान है। सबसे पहले इन दोनों का प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है, इनके जो सिमिलैरिटीज क्या क्या तुमको देखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं कि जहां भी कॉन्फेडरल और फेडरल सिस्टम चलता है वहां पर किनका महत्व ज्यादा होता है। केंद्र और राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर राज्यों का महत्व अच्छा खासा है, क्योंकि जब हम कन्फेडरल सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बोले थे कि सी से ग्रेटर देन एस, यानी कि राज्यों का महत्व केंद्र से क्या है ज्यादा है। और अगर हम संघात्मक की बात करें तो वहां पर क्या होता है सी इक्वल टू एस। इसका मतलब है कि यहां पर भी राज्यों की स्थिति क्या है बेहतर है, कम से कम केंद्र के बराबर तो है, कम तो नहीं है ना। और यहां पर क्या है केंद्र से ज्यादा है राज्यों की स्थिति, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में प्रांतों का महत्व क्या होता है ज्यादा, यानी कि संघात्मक हो या परिसंघात्मक हो वहां पर राज्यों का स्थिति क्या है ठीक है। दूसरा बात देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और दायित्व का भी बंटवारा स्पष्ट रूप से क्लियर होता है। बताया, शक्ति मतलब दोनों को पावर दिया जाता है, केंद्र को भी अपना पावर है, वो भी कानून बना सकता है, और राज्यों के पास भी अपना कानून बनाने की शक्ति होती है। दायित्व यानी कि लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो दोनों भी जिम्मेदारी लेता है, राज्य सरकार भी जिम्मेदारी लेती है और केंद्र सरकार भी जिम्मेदारी लेती है। यानी कि शक्ति और दायित्व का बंटवारा भी क्या होता है केंद्र और राज्यों के बीच बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता है। तीसरा अगर बात करें इन दोनों के बीच और खास बात क्या होती है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है, चाहे वो फेडरल सिस्टम की बात या फिर कन्फेडरल, दोनों में ही संविधान के तहत ही पूरा देश भी चलता है और उसी के तहत पूरा राज्य भी चलता है। समझ में आया? तो संविधान की सर्वोच्चता है, वहां पर कोई और कानून ज्यादा नहीं चलेगा, संविधान में जो लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के हिसाब से चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हम देखे थे कि ये कन्फेडरल वाले में क्या बोले थे, सारे राज्य मिल करके आपस में तय करेंगे कि एक केंद्र होना चाहिए और केंद्र के साथ साथ एक संविधान भी होना चाहिए, क्योंकि उसी संविधान के हिसाब से सारे राज्य चलेंगे। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं ये सिस्टम वहां पे और जरूरी है, और संविधान ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संविधान के हिसाब से ही सारे राज्य क्या होते हैं रेगुलेट होते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता होती है। अच्छा, संविधान की सर्वोच्चता से एक और फायदा क्या होगा, जहां पर संविधान की सर्वोच्चता होगा वहां पर न्यायपालिका ऑटोमेटिक फ्रीडम महसूस करेगा, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और ये न्यायपालिका ही संविधान की क्या करेगा व्याख्या भी करेगा, वो बताएगा कि हाँ संविधान में क्या लिखा हुआ है। कभी कभी इसकी मौलिक व्याख्या भी कर देता है, जो चीज नहीं भी लिखा होता है ना संविधान में, न्यायपालिका उसकी भी मौलिक व्याख्या कर देता है। इसका मतलब है कि जो चीज नहीं है उसके बारे में बता दे, हाँ ये चीज अंतर्निहित है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लिखा कुछ और है और इसका मतलब जो हम कह रहे हैं वो समझिए। मतलब लिखा बेशक कुछ और है लेकिन उसके जो मूल भाव होते हैं, जो व्याख्या होता है, वो इंटरप्रिटेशन कौन करता है न्यायपालिका। तो ऐसे में ये चारों प्रॉपर्टीज कहां देखने को मिलता है दोनों में ही। प्रांतों का महत्व अधिक है, शक्ति और दायित्व का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच अच्छा खासा होता है, संविधान की सर्वोच्चता भी है क्योंकि संविधान ही प्रायोरिटी होता है, और क्या है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब जरा से देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक कि परिसंघात्मक और संघात्मक जो देश में जिस देश में भी चलता है सिस्टम, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या फायदे होते हैं इसकी वजह से। अब देखो, मान लो जिस देश में कि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, कई प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, कई रंग के आधार पर कई नस्ल के लोग रहते हैं, यानी कि कह सकते हो कि जिस देश में धार्मिक जाति और क्षेत्रीय विविधता को संरक्षित ज्यादा मिल रहा, मतलब कि जहां पर ये डाइवर्सिटी ज्यादा है। क्षेत्रीय विविधता का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो केरल से बिल्कुल उसका डाइवर्सिटी अलग है ना, दोनों का लाइफ स्टाइल अलग है। तो क्षेत्रीय विविधता है ना, क्या भारत के सारे राज्य की जिंदगी केरल के जैसी है, उत्तराखंड के जैसी है, दिल्ली के जैसी है? नहीं, अलग अलग राज्य का भूगोल क्या है अलग अलग है, वहां का क्लाइमेट भी क्या है अलग अलग है। तो जैसे ही वहां का क्लाइमेट अलग होगा, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग होंगे, तो ऐसे में डाइवर्सिटी भी क्या होगा अलग होगा। वहां पे लोगों का कपड़ा पहनने का तौर तरीका अलग होगा, खान पान का तौर तरीका अलग होगा। देखो, केरल में लोगों का खाने पीने का तरीका, और उत्तराखंड या फिर शिमला में जो लोग रहते हैं, या फिर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो ठंडा एरिया है, वहां पे लोगों का खान पान का तरीका क्या है अलग है, वेशभूषा अलग है, बोली चाली अलग है। कितना डाइवर्सिटी देख रहे हो ना। तो अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग नस्ल,
सीधी सी बात है, जब भी विविधता की बात करें तो सारी विविधता की बात बोल रहे हैं। धर्म, जाति, भाषा, सभी की विविधता को अगर कोई ठीक से संरक्षित कर सकता है तो वो कौन सिस्टम संरक्षित कर सकता है? कन्फेडरल और फेडरल। क्यों? क्योंकि इसमें राज्यों का महत्व ज्यादा है, तो अलग अलग राज्यों की विविधता को भी ये समेट कर रखेगा। और इन सारी विविधता को संरक्षण के लिए कहाँ लिखा होगा? संविधान में। संविधान में ये कहता है कि सारे ही धार्मिक, जाति, क्षेत्रीय विविधता को हम क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे। तो केंद्र सरकार मनमाना कर सकता है? नहीं। उसके बाद क्या देख रहे हैं? राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्ता की अगर हम बात करें तो यहां पर यह चीज तुमको मिलेगा। राष्ट्रीय एकता यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहां पर केंद्र का भी महत्व है, तो राष्ट्रीय एकता वाला फीलिंग आएगा ना, यानी कि लोगों में नेशनलिज्म तो है ही, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय स्वायत्तता यानी कि जो लोकल ऑटोनॉमी जो होता है, रीजनल जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं। जैसे भारत में अगर बात करें तो नागालैंड को बहुत सारा स्थानीय स्वायत्तता मिला हुआ है, मतलब वहां के लोगों को अलग तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, उनका अलग तरह से लैंग्वेजेस हैं, उसके अलग तरह के उनके जो है कल्चरल हैं, तो स्थानीय स्वायत्तता है ना। वहां के लोगों को स्थानीय स्तर पर बहुत सारा चीज है जो कि अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग चीज है, तो कई सारे उनको फ्रीडम दिया जाता है कि ठीक है। जैसे मान लो कि आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोगों का जीने का अपना तरीका है, तो उनको वहां पर ऑटोनॉमी दिया जाता है कि ठीक है आप अपने तरीके से जियो, आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय एकता का भी ध्यान रखना है। ऐसा कोई काम नहीं कीजिएगा जो कि हमारा देश आपस में टूट जाए। मतलब हमारे अंदर हम की भावना तो होनी ही चाहिए, समझ रहे? हम का मतलब क्या? पूरा देश हम लोग क्या है, हम सभी क्या है, इंडियन है। राष्ट्रीय एकता वाला तो फीलिंग होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने स्थानीय स्वायत्तता यानी हमारा जो अपना जो कल्चरल जो हम लोगों का जो बोली चाली रहन सहन का जो तौर तरीका है वो भी बचा के रखेंगे। तो राष्ट्र के लिए भी सोचेंगे और अपने क्षेत्र के लिए भी सोचेंगे। समझ में आ गया? तो एक मणिपुरी, एक नागालैंडी, वो नागालैंड के लिए भी सोचेगा और अपने देश के लिए भी सोचेगा। यानी कि बात यहां पर क्या हो रहा है, केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर चीजें ठीक चल रहा है, बैलेंस में चल रहा है। उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार बहुत सारे छोटे दायित्वों से मुक्ति। ऐसे देखो, केंद्र और राज्य के बीच जब शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा तो टेंशन फ्री हो जाएगा ना। केंद्र को लगेगा कि भाई अलग अलग राज्य के लिए मान लो अलग अलग शिक्षा नीति बनाना पड़ता है, तो केंद्र के पास कितना काम हो जाता है, सारे राज्य के हिसाब से अलग अलग कानून बनाओ, तो केंद्र तो परेशान हो जाता है सब राज्य को अलग अलग संभालने में। तो अच्छा हुआ ना कि चल भाई कुछ लोग तुमको सीएम बना दिए, तुम अपना राज्य देखो, तुम अपना राज्य देखो, और मेरा काम क्या है, हम देखेंगे किस चीज को, हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर का जो बात होगा वो हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश से अगर समझौता करना होगा तो वो सब कौन देखेगा, हम देखेंगे। तो केंद्र का काम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चीजों पर विचार करना, उस पर दिमाग लगाना, जबकि राज्यों का काम क्या है, तुम राज्य तक सोचो। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा से फायदा होता है ना, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण से फायदा क्या है कि तुम ताकत किसी और को देते हो। सारा जब देखो घर में ही तुम देखो, अगर घर में सारा काम अगर तुम ही अकेले करने लगोगे तुम परेशान ही हो जाओगे। तो फिर क्या करते हैं, शक्तियों का बंटवारा करते हैं। पापा का काम है मार्केट का काम देखना, बाहर से सामान लाना, सब्जी लाना, चावल लाना, मतलब घर में जो भी चीज खाना वाना पकेगा या फिर घर की जो भी जरूरत होगी वो बाहर से कौन ला के देगा, फादर। मदर का आमतौर पे काम क्या होता है, खाना। मतलब देखो ये जनरलाइज मत करना, लेकिन आमतौर पे जो देखने को मिलता है, हम सिर्फ ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनका काम है घर के अंदर के सारी चीजों को मैनेजमेंट करना। इसलिए मतलब जो माँ होती है उनको क्या बोलते हैं, हाउस मैनेजर कहना चाहिए। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी माँ क्या करती है, तो कहते हैं कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग हाउस वाइफ कह देते हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत ही भद्दा सा ये वर्ड है हाउस वाइफ, ये कैसा शब्द है, वाइफ क्या है वो घर की, या वो किसी और की वाइफ बनकर आई थी, समझ में आ रहा है ना। तो हाउस मैनेजर एक अच्छा वर्ड है, क्योंकि वो घर के सारी चीजों को क्या करती है, वो मैनेज करती है, और ये आसान नहीं होता है। और देखा जाए तो इस काम को करने में उनके हस्बैंड से ज्यादा वर्क वही करती हैं। औसतन ऐसा कहा गया कि भारतीय महिलाएं जो काम करती है घर में वो 14 से 15 घंटा औसतन करती है, जबकि भारतीय पुरुष जो है आमतौर पर 8 से 9 घंटा पर डे करते हैं। तो काम भी तुम देख लो लगभग वो दोगुना करती हैं, तब भी उनके काम को क्रेडिट नहीं मिलता। तो देखो शक्तियों का बंटवारा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, घर में भी शक्तियों का अगर सही से बंटवारा हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, इससे बेनिफिट किसको, फादर को भी होगा। फादर भी अपना घर के काम से टेंशन फ्री है, माँ अपना काम घर का देख रही है, बच्चे का अपना काम है, सबको अगर अपना अपना काम करने लगे तो ऐसे में क्या होगा, टेंशन फ्री होगा कि नहीं, बहुत सारा दायित्व से मुक्त है। उसके बाद देखो क्या है, राजनीतिक प्रयोग प्रांतों के स्तर पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ,
मतलब केंद्र सरकार अगर कोई भी मान लो कानून लाना चाहती है तो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले वो कहाँ करेगी? किसी एक राज्य पर करेगी कि चल भाई बिहार, पहले तुम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि शराबबंदी सही है या फिर गलत है। जैसे केंद्र सरकार में कोई अच्छा पीएम मिल गया, बोलेगा कि नहीं शराब जो है देश के लिए ठीक नहीं है, शराब के वजह से लोगों का जो चेतना होता है वो बहकता है, ये बात सही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये बात सही है कि शराब स्वास्थ्य का मामला होता है, ना कि स्वास्थ्य के वजह से, मतलब कि शराब के वजह से किसी के कैरेक्टर जज करना वो अपने आप में गलत है। तो ये बात सही, ये भी बात सही है कि वो दिमाग से बहकता भी है। लेकिन कहने का मेरा क्या सेंस है कि लोग ज़्यादातर शराब को किस एंगल से देखते हैं? कैरेक्टर खराब के हिसाब से देखते हैं, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट अगर देखोगे कि शराब की इम्पैक्ट, तो खास करके जो गरीब क्लास के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उन पर शराब का बुरा असर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी इनकम उतनी नहीं होती है और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में शराब पीते हैं और वो बहकी बहकी हरकत करते हैं। तो ध्यान देना, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अमीर क्लास के लोग होते हैं उनको शराब पीने से कुछ नहीं होता है, उनका मानसिक चेतना नहीं बहकता है, बहकता है, दोनों ही सिचुएशन में होगा। लेकिन वहां पर ऐसा तुम देखना कि वो फ्रस्ट्रेशन उस तरह से गाली गलौज रोड पे नहीं करेगा जब तक फ्रस्ट्रेशन ना हो। पर इसका ये मतलब ही मत समझना कि अमीर क्लास के लोग ऐसा नहीं करते हैं, गरीब क्लास के लोग ऐसा। तो शराब हेल्थ का मामला ज़्यादा है, जो हम ये कहना चाह रहे हैं, ओवरऑल कंक्लूजन ये कहना चाह रहा है, शराब हेल्थ का मामला ज़्यादा देखा जाता है, हेल्थ को नुकसान करता है। और सीधी सी बात है, गरीब लोग जब शराब के पीछे अगर उतना पैसा लगाएंगे तो अपने बच्चों को फिर कहाँ से पढ़ाएंगे, जब शराब में ही दुनिया भर का पैसा खर्च कर देंगे। तो राजनीतिक प्रयोग का मतलब होता है, अगर शराबबंदी, हम ये कहना चाह रहे, अगर शराबबंदी मान लो देश के लिए नुकसानदायक है, देश के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे में केंद्र सरकार बोलेगी कि चलो ठीक है शराबबंदी हम बैन तो करना चाहते हैं, लेकिन जरा चेक करके देखते हैं कि शराबबंदी से हमको कितना नुकसान और नफा होता है। तो पहले क्या करेगा, बिहार के स्तर में कि कोई भी एक राज्य तुम ले लो, कोई भी एक राज्य के स्तर पर पहले वो चेक करके देखेगा। अगर देखेगा कि हाँ वो कानून बनाने के बाद सक्सेसफुल रहा, तो हम बाकी दूसरे राज्यों पर भी लागू करेंगे और धीरे धीरे करके क्या करेंगे, पूरा देश के स्तर पर कानून ला देंगे। यानी कि सिंपल समझो कि अगर किसी राज्य के स्तर पर अगर हम कोई राजनीतिक कानून बनाते हैं और उसका इंपैक्ट चेक करेंगे कि उस कानून को बनाने से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, मतलब एक तरह से क्या समझो, राज्य जो है एक्सपेरिमेंट का एक हब बन जाता है कि कोई भी राज्य के साथ आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक रहा तो फिर आप पूरा देश का स्तर पर लागू कर दो। बात समझ में आया? तो राजनीतिक प्रयोग प्रांतों के स्तर पर ज्यादा होता है, चेक कर लो, अगर सही रहा कानून तो पूरा देश के स्तर पर आप लागू कर दो। अब ये सारे तुम फायदे देख रहे हैं, स्टार्ट करें। देखो अभी तक हम लोग परिसंघात्मक और संघात्मक के हम लोग क्या देखे थे, बेनिफिट्स देखे थे, क्या चीज़ कॉमन था वो भी चीज़ देखे। अब देखना है कि परिसंघात्मक और संघात्मक के अपने नुकसान क्या है, यानी कि कन्फेडरल और फेडरल के जो प्रोस तो पढ़ चुके हम लोग, कॉन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका लॉस क्या है, नुकसान क्या है। देखो सबसे पहली बात ये होता है कि इसमें दोहरे शासन तंत्र की वजह से खर्चा ज़्यादा होता है सरकार का। यानी कि दोहरे शासन का मतलब क्या होता है, केंद्र के स्तर पर अलग सरकार होती है, राज्य के स्तर पर क्या होता है, हाँ राज्य के स्तर पर क्या होती है, अलग सरकार होती है। केंद्र के स्तर पर पीएम है, फिर उसके पूरा मंत्रिमंडल, राज्य के स्तर पर सीएम है, फिर उसका पूरा मंत्रिमंडल यानी कि पूरा कैबिनेट जो है। अब सबको सैलरी कहाँ से देगी, अपने को अलग से ही देना पड़ेगा, समझ रहे हो। सरकार जो मतलब कि जो पब्लिक अपना टैक्स देती है उसी टैक्स से ना सबको सैलरी मिलता है। तो इससे क्या देख रहे, एक ही देश में अलग अलग, यानी कि दोहरा शासन तंत्र के वजह से खर्चा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। फिर केंद्र के स्तर पर एमपीज़ जो सांसद होते हैं, फिर सांसदों का पूरा खर्चा, फिर सांसद भवन बनवाओ। केंद्र के स्तर पर फिर विधायक लोग जो होते हैं, लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, एमएलए, तो वहाँ पर एमपी का खर्च, यहाँ पर क्या हो गया, एमएलए का खर्च, दुनिया भर का खर्चा है। तो क्या होता है, परिसंघात्मक और संघात्मक की वजह से क्या होता है, यहाँ पर दोहरे शासन तंत्र की वजह से क्या होता है, खर्चा ज़्यादा है। अब देखो इसके वजह से और भी नुकसान है, प्रशासन का ढांचा भी तो इसके वजह से जटिल हो जाता है। अब राज्य के स्तर पर अलग कानून है, केंद्र के स्तर पर अलग कानून है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग कानून है। लोग परेशान हो जाते हैं कानून पढ़ते पढ़ते, ये कानून माने कि ये कानून माने। एक तो जो स्टूडेंट होते हैं बेचारे वो भी परेशान हो जाते हैं। राज्य का फाइनेंस वो आर्थिक सर्वेक्षण अलग पढ़ो और केंद्र का आर्थिक सर्वेक्षण अलग पढ़ो, बजट भी अलग पढ़ो, उसका भी बजट पढ़ो, समझ रहे हो। तो प्रशासन क्या है, बहुत ही जटिल हो जाता है। केंद्र के स्तर के अलग अधिकारी और राज्य के स्तर के अलग अधिकारी, तो अधिकारी भी दो तरह के हैं। पूरा तरह से मामला जो है कम्प्लेक्सिटी का हो जाता है, ठीक है। तो प्रशासन का भी ढांचा क्या होता है, एकदम जटिल है। उसके बाद केंद्र और स्टेट के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर के भी विवाद होते रहता है।
कई बार क्या होता है, जो कानून बनता है वो कानून किसी राज्य को नुकसान भी पहुंचाता है, और ऐसे में अगर मान लो वो राज्य अगर कहेगा केंद्र को कि ये कानून आपका गड़बड़ है, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो फिर केंद्र क्या बोलेगा? फिर यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच क्या होगा? विवाद होगा ना। तो कई कानून ऐसा होता है जो केंद्र राज्य पे कभी कभी ज़बरदस्ती भी थोपता है, राज्य उस कानून को मानना नहीं चाहता है। जैसे जीएसटी को लेकर के जो हम बता रहे थे, शुरुआत में गुजरात नहीं मानता था, तो केंद्र सरकार क्या बोली कि चिंता मत कीजिए, जीएसटी के वजह से आपको जितना भी नुकसान होगा आपको 2 से 3 साल तक आपको हम भरपाई करेंगे, निश्चिंत रहिए, आपको कोई खर्चा नहीं होने देंगे। तब जाके गुजरात सरकार मानी, क्योंकि जीएसटी के वजह से उसको नुकसान काफ़ी हुआ। तो क्या देख रहे हैं, केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर के बहुत सारा विवाद होता है। जैसे शिक्षा, एजुकेशन जो है, तुम देखते हो राज्य का विषय आमतौर पे होता है नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकता है। यानी एजुकेशन हमारा समवर्ती सूची का होता है, इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। वहाँ भी कई बार होता है कि केंद्र सरकार जो है एजुकेशन में कुछ और सिलेबस डालता है और राज्य सरकार भी सिलेबस में कुछ और डाल देता है, तो वहाँ भी मामला कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी दिक्कत है, केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है। उसके बाद राजनीतिक गतिरोध तो डेफिनेटली होगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो होगा। क्या होगा? क्योंकि केंद्र और राज्यों में अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकार होगी तो दिक्कत होगा ना। अब केंद्र में मान लो अलग पार्टी की सरकार है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, तो दिक्कत इसके वजह से भी होता है। अब जो पॉलिटिकल, मान लो कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और केरला में अभी दूसरे पार्टी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार अक्सर क्या करेगी, जहाँ पर जिस स्टेट में उसकी पार्टी की सरकार, उसको ज़्यादा वो मदद करेगा, उसको ज़्यादा वो प्रमोट करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन जो कि दूसरे दल की, दूसरे पार्टी की सरकार है, उसको क्या करेगा, परेशान भी करता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे दिक्कत है। केंद्र हमेशा चाहता है कि जिस पार्टी का सरकार केंद्र में हो, राज्य में भी उसी पार्टी का सरकार बने। देखना, जब राज्यों में चुनाव होता है ना, उस समय तुमको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा, एड़ी चोटी का दम लगा देता है। अभी बंगाल चुनाव याद है, बंगाल चुनाव में बीजेपी कितना प्रयास किया था जीतने के लिए, वो अलग बात है कि नहीं जीत पाया। ठीक है, तो राजनीतिक गतिरोध क्यों होता है? केंद्र और राज्य के बीच अलग अलग पार्टी की सरकार होने की वजह से। तो अलग अलग पार्टी के वजह से भी कई बार क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, बहुदल यानी कि मल्टीपल, कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि सभी पार्टीज़ का विचारधारा क्या है, अलग अलग है। उसके बाद क्या देखते हैं, अब इसी के वजह से एक और चीज़ देखना क्या होगा, क्षेत्रवादी प्रवृत्तियाँ भी जगता है, बढ़ता है। अब ये क्षेत्रवादी प्रवृत्ति, रीजनल जो टेंडेंसी जो देखता है, ये क्या दिखता है? अब मान लो केंद्र और राज्यों में अलग अलग दल की सरकार है, तो हो सकता है ना कि राज्य सरकार केंद्र के सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काए कि बीजेपी सरकार गलत है। जैसे बंगाल में ऐसा खूब हुआ है, वहाँ पर तुम देखना कि जो बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है, ऐसा हुआ है, न्यूज़ में तो हम लोग अक्सर देखते थे। और कि मोदी सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे तुम देखना कि नारा भी लगाया गया था। तो केंद्र के खिलाफ ममता बनर्जी खूब भड़काई आप वहाँ के लोगों को। तो इससे क्या होता है, क्षेत्रवादी प्रवृत्ति बढ़ा ना रही, बंगाली लोग केवल अपने बंगाल के लिए सोचते हैं। फिर अगर आप बार बार क्षेत्रवादी, मतलब कि ये प्रवृत्ति अगर रहा कि सिर्फ आप बंगाल के बारे में सोचोगे, फिर देश के बारे में कब सोचोगे? हमेशा सोचोगे कि हम बंगाली फर्स्ट, तो फिर कब ऐसा दिमाग में आएगा कि इंडियन फर्स्ट? तो होना क्या चाहिए था, इंडियन फर्स्ट, देन बंगाली, देन बिहारी, देन मराठी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से भी ऐसा होता है, वो अपने पब्लिकों को जानबूझ के भड़काती है केंद्र सरकार के खिलाफ। तो राज्य सरकार जानबूझकर क्या करती है, इसके वजह से केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी जनता को भड़काती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बहुत ही नुकसान होता है। देश फिर एक नहीं रह पाता है, देश में लोग टूटने लगते हैं। अगला क्या देखते हैं, असंतुलित विकास, ये भी इसी के वजह से होता है। अब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, तो केंद्र चाहेगी कि हम वैसे स्टेट को ज़्यादा मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट करें जिसको कि जहाँ की अपनी सरकार है उसको ज़्यादा फंडिंग करेगा। जैसे यूपी में योगी जी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित रूप से जब भी फंडिंग किया जाएगा स्टेट को, जब राज्यों को, चूँकि केंद्र सरकार बहुत सारे पैसा देती है, तब वैसे में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, यूपी को मिलेगा, ना कि केरला को मिलेगा, ना कि दिल्ली को मिलेगा। समझ में आ रही है? क्योंकि दिल्ली में भी उसकी सरकार नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केरला में दूसरे पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे बंगाल में तृणमूल की सरकार है, तो अलग वो केंद्र सरकार चाहती है कि हम अपने जहाँ पर कि मेरा अपना पार्टी का है, क्योंकि वहाँ फंडिंग करेंगे तब वहाँ वो राज्य में डेवलपमेंट होगा, तभी ना लोग हमको वोटिंग करेंगे। वो चाहते हैं कि लोग लुभावन के तरीके में वजह से होता है। ठीक है, तो असंतुलित विकास का मतलब क्या होता है कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टीज़ की सरकार होती है तो असंतुलित विकास भी यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि सभी राज्यों को, मतलब किसी राज्य को ज़्यादा भाव दिया जाता है, किसी राज्य को कम। जहाँ उसकी पार्टी की सरकार है उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, और जहाँ उसकी पार्टी की सरकार नहीं उसको
कम मिलेगा। ये सारा मामला समझ में आया। तो ये क्या था, परिसंघात्मक और संघात्मक के नुकसान। तो जो चीज़ आप नुकसान देख रहे हो यही चीज़ एकात्मक के लिए क्या बन जाएगा, फायदा। एकात्मक शासन में क्या होगा, पहला बात दोहरा शासन तंत्र होगा नहीं, तो खर्चा बढ़ेगा नहीं, प्रशासन का ढांचा अत्यंत जटिल होगा नहीं, सीधा केंद्र के स्तर पर होगा। उसके बाद क्या होगा, केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर के भी कोई विवाद, देखो हो सकता, देखो प्रशासन का ढांचा अत्यंत जटिल करने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि राज्य के स्तर पर कोई सरकार होता नहीं है। देखो जो यूनिटरी सिस्टम होता है वहाँ भी राज्य के स्तर पर होता है, लेकिन उसका उतना वैल्यू नहीं होता है। तो केंद्र और राज्य के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर के भी कोई विवाद नहीं होगा, राजनीतिक गतिरोध भी बिल्कुल नहीं होगा, क्षेत्रवादी प्रवृत्ति जगेगा नहीं, असंतुलित विकास का भी समस्या। तो जो चीज़ इसका नुकसान है, जो चीज़ इसका कमी है, इसी चीज़ का सॉल्यूशन क्या है एकात्मक वाले में। तो मामला देखो संघात्मक और परिसंघात्मक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली में उसकी क्या विशेषता है वो समझते हैं। देखो यूनिटी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहला बात यह है कि उसमें कार्यपालिका और विधायिका के स्तर पर कोई समानांतर ढांचा नहीं होता है। इसमें समानांतर ढांचा का मतलब क्या होता है कि केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर जो अलग अलग सरकारें होती है ना, जैसे केंद्र के स्तर पर होती है प्रधानमंत्री और राज्य के स्तर पर क्या होता है मुख्यमंत्री। इस तरह का ढांचा जो है यहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, इसके अलावा अधिकारी तंत्र भी, अलग अलग अधिकारी तंत्र भी देखने को तुमको नहीं मिलेगा। मतलब जो भी अधिकारी तंत्र होगा वो क्या होगा, सीधा केंद्र का ही होगा। अच्छा, दूसरा बात क्या है इसमें, संविधान का महत्व क्या होता है यहाँ पे संविधान का महत्व उतना ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि संविधान का ज़्यादा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका जो केंद्र के स्तर पर होता है वही जो कहता है उसी के हिसाब से कानून बन जाता है। ठीक है, तो न्यायपालिका का जो है महत्व होगा, जब संविधान का महत्व ही ज़्यादा नहीं होगा तो वहाँ पर न्यायपालिका का महत्व होगा नहीं होगा, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो एकात्मक शासन पर, जैसे कि चीन जैसे देश की अगर हम बात करें, वैसे ध्यान रखना एकात्मक शासन में हम ब्रिटेन को भी पढ़े थे, और ये बात ध्यान रखना कि ब्रिटेन की सांसद बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वहाँ की जुडिशरी कैसा है, कमज़ोर है, जुडिशरी का उतना चलता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ भी यूनिटी सिस्टम के जैसा है दिखता है। और एक चीज़ देखो, तो न्यायपालिका का महत्व होगा नहीं होगा, जहाँ पे संविधान का महत्व कम होगा वहाँ पे न्यायपालिका का महत्व भी कम होगा। ये समझ में आ गया। अच्छा, इस शासन प्रणाली के कुछ लाभ और नुकसान भी हैं, मतलब लाभ और मतलब घाटे भी हैं। क्या लाभ, अच्छा लाभ जो है किस देश को मिलेगा, आमतौर पर ऐसी शासन प्रणाली कौन सा देश मतलब फॉलो करेगा, ऐसे देश जहाँ पर कि अपना जनसंख्या उसका कम हो, छोटा सा देश हो, प्यारा सा देश हो। ठीक है, तो उसके बाद जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल भी क्या हो, कम हो, उसको ज़्यादा जिला में बांटना पड़ेगा नहीं बांटना पड़ेगा। डाइवर्सिटी जहाँ कम हो, यहाँ पर की विविधता, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग नहीं होंगे, यानी कि वैसा देश जहाँ पर की डाइवर्सिटी कम है, जहाँ का क्षेत्रफल कम है, जहाँ का पॉपुलेशन कम है, आमतौर पर वैसे देश में ये एकात्मक शासन प्रणाली जो है बहुत ही सफल है, सक्सेसफुल है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर मामले में संघात्मक ही अच्छा है, हम देख चुके हैं संघात्मक के भी अपने फ़ायदे नुकसान देख चुके हैं, और एकात्मक के भी अपने फ़ायदे नुकसान हैं। लेकिन देखो चीन जैसी देश की बात अगर हम एग्जाम्पल के रूप में सोचें तो चीन के पास पॉपुलेशन कम है क्या, नहीं, भौगोलिक क्षेत्रफल कम है क्या, नहीं, डाइवर्सिटी कम है, नहीं, डाइवर्सिटी उसके बाद भी ठीक ठाक है। तो ऐसे में देखो एकात्मक शासन प्रणाली वहाँ मान तो लिया है, लेकिन उसके नुकसान भी, वहाँ के लोगों को वहाँ उतनी आज़ादी नहीं है, हालांकि देश वो बहुत काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। एकात्मक शासन प्रणाली जहाँ भी होगा ना वहाँ पर प्रोग्रेस जल्दी होगा, क्योंकि केंद्र के स्तर पर जो भी योजना लाएगा वो राज्य के स्तर पर भी लागू होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है होगा कि सारे राज्य के स्तर पर एक जैसा योजना लागू होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव होगा। अभी देखो इसमें शासन का खर्च ज़्यादा होगा, इसके फ़ायदा ये है कि इसमें प्रशासन पर ज़्यादा खर्च नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा अधिकारी तंत्र रखना नहीं पड़ता है, केंद्र के स्तर पर जो रख लिए उसी से काम चल जाएगा। देखो राज्य के स्तर पर अलग से विधायिका नहीं रखना पड़ता है, जो केंद्र के स्तर पर विधायिका है उसी से हमारा क्या होगा, काम चल जाता है। तो इसके शासन पर खर्च कम होता है, तो पहले बात सरकार का पैसा बचता है। दूसरा क्या है, शासन कार्य में जटिलता भी उतना ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी उतना नहीं है। नहीं, अब जटिलता का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि मान लो कि केंद्र और राज्य के बीच कोई मामला हो गया, झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, अब ऐसे में दिक्कत क्या है, अब न्यायपालिका को बीच में दखलंदाजी करना पड़ेगा, और यहाँ पर न्यायपालिका को उतना चलता और ना ही केंद्र और राज्य के बीच वैसा संबंध है। वहाँ तो केंद्र, यहाँ तो केंद्र ही सर्वोसर्वा है ना। तो जब केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा ही नहीं होगा तो ऐसे में न्यायपालिका का उतना ज़रूरत है, तो न्याय करने में भी जो खर्च होता है वो भी होगा।
और शासन करने में इतना जो जटिलता था कि कोई भी योजना लागू करेंगे तो कोई राज्य हम चिल्लाएगा नहीं नहीं हम इस योजना को लागू नहीं करेंगे। चीन में ऐसा नहीं होता है, ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन के सांसद जो बोल देगा वो सारे राज्यों में उस चीज़ को लागू करना पड़ेगा। तो इफ़ एंड बट वहाँ पर ज़्यादा नहीं होता, जो बोलेंगे चुपचाप एक बार में मानना पड़ेगा, ज़्यादा तू तड़ाक नहीं करना है ना, एक बार में जो कहते हैं सीधा मान जाना। जैसे छोटा बच्चा, जब तक बच्चा छोटा रहता है माँ बाप जो कहते हैं बच्चे को मानना पड़ता है, नहीं मानेगा तो पता है उसको लग जाएगा। तो जब तक तुम टीन एज में थे तो एक तरह से कैसे शासन में जी रहे थे, एकात्मक शासन। जैसे जैसे टीन एज से धीरे धीरे बढ़ते चले गए, जैसे जैसे तुम्हारे पास अपना ऑटोनॉमी हुआ कि तुम कौन कौन से फैसले तुम कर सकते हो और कौन कौन से फैसले तुम्हारे फादर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये कैसा सिस्टम हो जाता है परिसंघात में, यानी कि टीन एज के बाद जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते चले जाते हैं धीरे धीरे हम लोग फेडरल सिस्टम में जीने लगते हैं। और जब टीन एज से में होते हैं या फिर उससे छोटे होते हैं तो हम लोग कैसे शासन में जीते हैं, यूनिटी, ठीक है। अच्छा एक बात और देखना, सभी देशों का संतुलित विकास, सभी क्षेत्र का अगर बात करेंगे तो सभी राज्य का क्या होगा, इसके वजह से सभी क्षेत्र का यानी कि जितने भी राज्य होंगे सभी का विकास कैसा होगा, संतुलित। किसी को ज़्यादा फायदा किसी को कम फायदा नहीं होगा। और इसके वजह से क्या होगा, जब सभी क्षेत्र का संतुलित विकास होगा तो इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता क्या होगा, बेहतर होगा। वहाँ पर कोई क्षेत्रवाद का भावना होगा, वहाँ पर ऐसा कोई राज्य के सरकार कर पाएगा कि जो है देश के खिलाफ ही बोल देगा, बगावत कर देगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पार्टी भी नहीं होता है। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके नुकसान देखते क्या क्या है। नुकसान है कि सरकार और जनता के बीच अधिक दूरी होता है। ये बात सही है कि आम जनता से सरकार का कनेक्शन काफ़ी दूर होता है, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति है, वहाँ से बैठ करके सारे फैसले कर रहा है वो। राज्य के स्तर पर होता है तब ना, मान लो कोई चीज़, अभी मान लो बिहार में कोई प्रॉब्लम होगा तो कितने लोग जाएंगे दिल्ली धरना देने के लिए। ये छोड़ो, तमिलनाडु के बारे में सोचो जरा सा, अगर भारत में एकात्मक शासन प्रणाली होता, अगर मान लो कोई तरह का तकलीफ होता, केंद्र सरकार से नाराजगी होती किसी बात को लेकर के, तो तमिलनाडु के लोगों को धरना प्रदर्शन करने के लिए कहाँ जाना पड़ता, दिल्ली। बेचारे धरना करने वाले ट्रेन में ही हालत ख़राब हो जाती पहुँचते पहुँचते, है ना। तो राज्य के स्तर पर होने से क्या होता है, एक फ़ायदा भी होता है कि चूँकि हम सरकार पर दबाव आसानी से बना पाते हैं, है ना। तो सरकार और जनता के बीच दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। कई बार क्या होता है कि पूरा जो केंद्र का जो मुखिया होता है वो ऐसा फैसला कर देगा, जो होता है अलग अलग लोगों का अपना अपना अलग अलग चॉइस होता है ना, तो सभी लोगों से इच्छा थोड़ी पूछता है। तो ये मोटा मोटी ओवरऑल कानून थोप देगा, जिससे कि जनता, बहुत सारी जनता खुश भी रहेगी, बहुत सारी जनता नाराज भी रहेगी। अब दूर से बैठ के कोई फैसला करेगा तो निश्चित रूप से हमारे और उसके बीच क्या होगा, गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, निर्णय करने वाले, इसी की तुम समझना, इसी चीज़ में निर्णय करने वाले बहुत दूर से स्थानीय समस्या को देखते हैं, बहुत दूर से। अब लोकल प्रॉब्लम है, अब वहीं दिल्ली में बैठ करके एसी में बैठ करके मामला सुलझा रहा है कि चलो भाई राजस्थान में गर्मी की समस्या को कैसे कम किया जाए, पानी की समस्या को कैसे कम किया जाए। अब वहाँ दिल्ली में बैठ कर एसी में फैसला करे, अरे भाई कभी ग्राउंड लेवल पे आके चेक करो ना, तब पता चलेगा। आमतौर पर ऐसे फैसले बैठ के वहाँ से करते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो लोकल प्रॉब्लम कौन ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, जो वहाँ का लोकल नेता होगा। लोकल नेता का अभाव होता है, वहाँ पर कोई लोकल नेता नहीं होता है। जो भी नेता होगा सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, केंद्र के स्तर पे पहुँच जाता है। तो स्थानीय समस्या को उतना अच्छा समझ पाएगा नहीं। इससे क्या होगा, स्थानीय समस्या को समाधान बेहतर तरीके से नहीं होता है, तो वहाँ पर स्थानीय समस्या को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, जबकि संघात्मक में ये चीज़ बहुत अच्छे से होता था। अगला देखो क्या है, ऐसे समस्या, देखो एकात्मक शासन में क्या होता है, अधिकारी तंत्र का बड़ा बोलबाला होता है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिसको कि ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, अधिकारी तंत्र केंद्र के स्तर पर जितने भी ऑफिसर होते हैं उसी से सारे काम चलते हैं। तो राज्य के लोगों का कुछ सुनेगा, अधिकारी का अपना मनमाना बहुत चलता है। क्यों, एकात्मक शासन है, जो चाहेगा वो मनमाना कर सकता है। अब तुमको सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं, वैसे डीएम का, मान लो डीएम तो मतलब स्टेट का पीसीएस दे करके भी बन जाता है और सेंट्रल का भी मतलब यूपीएससी क्रैक करके भी बनता है, लेकिन तुम देखना किस डीएम के पास ज़्यादा पावर होता है, जो सेंटर पास कर, मतलब जो यूपीएससी क्लियर करके आता है उसके पास ताकत ज़्यादा होता है, और वो चाहे तो मनमाना भी कर सकता है। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन सोच के देखना कि राज्य के स्तर पर अधिकारी ना होंगे तो केंद्र वाला जो अधिकारी वो कुछ समझेगा इसको, यहाँ के लोगों को इतना, मतलब एक अलग ही तैस में रहता है अधिकारी तंत्र। मतलब हम क्या अधिकारी हैं, मतलब मेरा अलग ही वजूद है, अलग ही वैल्यू है, तो वो मनमाना ज़्यादा करेगा अपना। चूँकि लोकल स्तर पर जो अधिकारी बनता है वो थोड़ा यहाँ के प्रॉब्लम लोगों को समझता भी है ठीक से। उसके बाद इसके वजह से क्या होगा, जब अधिकारी तंत्र ज़्यादा मजबूत होगा तो लाल फीताशाही ऑटोमेटिक होगा। लाल फीताशाही को इंग्लिश में बोलते हैं रेड टेपिज्म। एक्चुअली ये वर्ड कैसे बना था, देखो पुराने समय में जब कोई भी काम कराने के लिए जब लोग जाते थे अधिकारी के पास ना, जिसको कि बाबू कहते थे, बाबू साहब कर दीजिए जरा सा मेरा ये काम, वो क्या करते थे, कागज़ बना करके उसको जो है फाइल में डाल करके लाल कलर के फीते से इसको
बांध देते थे। अब उसके बाद क्या है, तुमको कोई भी काम करवाना है तो तुम उसको पैसा देना पड़ेगा, फिर टाइम भी बहुत लेता था। तुम जिस डिपार्टमेंट में गए काम कराने, वो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेज रहा है, वो डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट को भेज रहा है। तो ये क्या है, लाल फीता सा ही तो है कि कोई भी काम करोगे। अच्छा, कोई मान लो छोटा मोटा सर्टिफिकेट भी बनवाना हो, सोच के देखो कि अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस सिस्टम में बनवाना होता, हालत ख़राब हो जाता। कि तुम जाते तो पता चलता, वो तो तुमको एक तो मतलब क्या, वो जिसके पास पावर ज़्यादा होता है वो तो अपने आप को वैसे भी सर्वा समझने लगता है। लोकल लोग होगा थोड़ा सा तुम्हें कॉपरेट भी कर देगा, और ये भाई साहब जब आते हैं अलग ही मूड में रहते हैं, तो कोई भी काम तुम्हारा टाइम पर नहीं करेंगे। इसको लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है कि तुमको क्या बोलते हैं, तारीख पे तारीख दे के परेशान कर देगा। कोई भी काम करवाना हो इतना पैसा लगेगा, छोटा से छोटा काम में भी अधिकारी तुमको परेशान कर देंगे। तो ये सारा समस्या किस काम देखे, यूनिटरी सिस्टम का ये प्रॉब्लम देखे। देखो अगर बात करें भारत की सिस्टम की बात करें तो भारत दरअसल देखो अधिकांश मामलों में भारत क्या संघात्मक व्यवस्था से चलता है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में वो किस सिस्टम को फॉलो करता है, एकात्मक। मान लो देश में कोई इमरजेंसी आ गया तो वैसे में क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम में हमारा देश कैसा हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम में चले जाता है। तो चलो ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था और यूनिटरी सिस्टम वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है।